राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। लोकसभा 2024 चुनाव में वैसे तो देश भर में कई दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखा जाए तो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में ताल ठोक रहे संतोष पांडे के बीच मुकाबला हाई प्रोफाइल है। हमने इस सीट के चुनावी समीकरण का जायजा लेते हुए कुछ बड़े नेताओं से बातचीत भी की। देखिए चुनाव पर आधारित हमारी खास पेशकश राजनांदगांव का रण। छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा से लगे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है। पिछले कई चुनावों से यहां से भाजपा को सफलता मिल रही है। आइए नजर डालते हैं इस सीट की चुनावी इतिहास और भूगोल पर। अपने गौरवशाली इतिहास और महान साहित्यकारों की धरती के लिए विख्यात राजनांदगांव 1952 में लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया। शुरुआत से इस सीट पर राज परिवार का दबदबा रहा। मोतीलाल वोरा, डॉक्टर रमन सिंह, देवव्रत सिंह ने इस क्षेत्र से चुनकर संसद में नुमाइंदगी की। नए जिले बनने के बाद इस सीट का फैलाव 4 जिलों तक है। इस लोकसभा में पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीट पंडरिया, कवर्धा और राजनांदगांव पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि 5 सीट खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मोहला मानपुर पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। ऐसे में भूपेश बघेल जैसे बड़े नेता के उतरने से कांग्रेस काफी मजबूत नजर आती है। लेकिन भाजपा ने 2019 में इस सीट को तब जीता था जब इन 8 में से सिर्फ एक पर ही भाजपा का कब्जा था। इस बार जहां भूपेश बघेल को शुरुआत में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा, लेकिन अब उन्होंने मजबूती से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा दिया। वे मुख्य रूप से उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए कामों के दम पर वोट मांग रहे हैं। इधर संतोष पांडे अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। वे देश के ज्यादातर भाजपा प्रत्याशियों की तरह पीएम मोदी के चेहरे पर निर्भर नजर आते हैं और भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी मोदी की गारंटी का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजनांदगांव लोकसभा की सीट जनता किसके दावे पर मुहर लगाती है। राजनांदगांव जिला पहले दुर्ग जिले का हिस्सा हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को अलग होकर राजनांदगांव जिला अस्तित्व में आया। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। इस बार बीजेपी की नजर जीत का चौका लगाने पर है। 1957 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। तब से लेकर 1971 तक ये सीट कांग्रेस की गढ़ रही। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ जीत दर्ज की। इसके बाद कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की जीत होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बतौर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के बाद भूपेश बघेल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनावी लड़ाई को लड़ने को अपना बनाकर लड़ने की अपील की है। मैंने भी नामांकन भरा है कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। आदरणीय खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, वेणुगोपाल जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सेल लीडर आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का और हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया और मुझे नांदगांव जैसे ये संस्कार धानी है जहाँ से मुझे नेतृत्व करने का, यहाँ की क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है, सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएँ सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा। राजनांदगांव और प्रदेश के चुनावी माहौल बनते बिगड़ते समीकरणों पर डॉक्टर चरणदास महंत से बात की एशियन न्यूज के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने।
इसके वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत हैं और लगातार हम चरणदास महंत की सक्रियता पूरे प्रदेश में देखते हैं। आज यहाँ पर इतनी बड़ी रैली हुई है और इसके बाद जुलूस निकला है, तो मैं चरणदास जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह से जन सैलाब उबड़ा है कांग्रेस के पक्ष में, और ये जो 400 पार का नारा बीजेपी देती है और वो कहती है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, पर यहाँ इतनी धूप में लोग जिस तरह से आपके कार्यकर्ता दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ का जो उत्साह है जी, लोगों का भूपेश बघेल जी के प्रति प्रेम है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसे धूप नहीं बिगाड़ सकती, आग नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ सब लोग राहुल जी की यात्रा से, राहुल जी की पद यात्रा से, राहुल जी की न्याय यात्रा से जो कुछ उसने दिया है वो सबके मन को भा गया है। और आपका 400 पार हमारे जनजीवन को नष्ट करने वाला है, हमारे गांधी जी के सपनों को नष्ट करने वाला है, हमारे नेहरू जी के सपनों को नष्ट करने वाला है, हमारा इंदिरा जी के सपनों को नष्ट करने वाला है और हम सबको बिखेर देगा। प्यार से जो हम लोग रह रहे हैं वो भाई भाई में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। गली में, गांव में, शहर में सिर्फ बंदूक और लाठी दिखेंगे। इसलिए हमें इससे बचने के लिए संविधान को बचाना है और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। ये आवाज़ आज राजनांदगांव से निकली। जी, ये लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश में एक कानून, हर चीज़ एक करना चाहते हैं, जबकि ये विविधता से भरा देश है और इनको लगता है कि हम 400 पार करेंगे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो सपना है कि हम 2047 में जिस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो जेल में या बेल पे हैं उस तरह के लोग इंडिया गठबंधन में एकजुट हैं। और उस रैली को देखकर भी इन्होंने काफ़ी रिएक्शन दिया था। वो तो अभी तक 2 ही लोग हैं बताते हैं, देश के लोगों को पता है। वो 2 तो एक हो जाएं पहले। वो जब 2 लोग एक नहीं हो रहे हैं तो इस देश के लोगों को एक कानून, एक विधानसभा, एक लोकसभा कैसे ला सकते हैं? इससे तो हम सब जो विभिन्न समुदाय के हैं, विभिन्न संप्रदाय के हैं, विभिन्न भाषा भाषियों के हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे एक होंगे? जी, इसलिए यहाँ हमारी विविधता में एकता है, विविधता में हमारा भाईचारा है। उस भाईचारा में जो हम लोग बंधे हैं एक सूत्र में, हम एक सूत्र में बंधे रहेंगे, मगर इनके 400 के पार के नारे पर हम नहीं आए। जी, राजनांदगांव और जांजगीर कोरबा में ऐसा 2 सामने है कि जहां से कांग्रेस ज़्यादा सीटें विधानसभा में जीती और ज्योत्सना जी वहां से सांसद भी हैं। तो अभी सरोज पांडे को यहां से भेजा गया है और कह रहे हैं कि भाई ज्योत्सना जी उस तरह से सक्रिय नहीं थी, जबकि हम लोग बार बार उनको देखते रहे हैं। तो चूँकि आप भी वहाँ साथ साथ कैनवासिंग कर रहे हैं, लगे हैं, आप किस तरह से उस माहौल को देखते हैं? जांजगीर चांपा मेरा जिला है, ऐसा मैं दावा करता हूँ। और वहाँ 8 विधानसभा हमने जीता है और ये हमारे माननीय शिव डहरिया जी वहाँ के प्रत्याशी बने हैं, हम बनाए हैं। कोरबा लोकसभा में एक ही विधायक जीता है कांग्रेस का, 7 विधायक हारे हैं और इसके बावजूद भी हम बड़े हिम्मत के साथ उनसे लड़ रहे हैं। और वो तो यहाँ रहने वाले, उनको तो पता नहीं, वो देश की नेत्री हैं, देश ने उनको उपाध्यक्ष बना के रखा है, तो उनको राज्यसभा में क्यों नहीं रिपीट किया? जी, मैं पूछता हूँ, राज्यसभा में क्यों नहीं आए? रायपुर से क्यों नहीं लड़े? बिलासपुर से क्यों नहीं लड़े? वहाँ कोरबा क्या करने गए हैं, ये वहाँ के लोग पूछ रहे हैं। अब ये मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या होगा, मगर वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ कैसे आए हो, और आए भी हो तो अकेले नहीं आए हो, पूरा भिलाई के, दुर्ग के लोगों को लेके गए हैं। अब देखिए उनके साथ क्या होता है, अभी बताना ठीक नहीं। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान पूर्व मंत्री और जांजगीर लोकसभा सीट से प्रत्याशी शिव डहरिया से प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने बात की। जानना चाहता हूं कि आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी पे भारी पड़ेगी? देखिए, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में पूरा कांग्रेस का माहौल है। वैसे भी छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस का गढ़ है और इस बार जांजगीर चांपा में हमारे 8 विधायक हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो वादे किए थे, अभी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए लोगों में रोष है, आक्रोश है। और इस बार लोकसभा क्षेत्र में सभी हमारे जितने 11 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ सब जगह कांग्रेस के पक्ष में लोग एकजुट हो रहे हैं और सब लोग मिलकर इस बार चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट हम कांग्रेस को जिता के दें। ये हमारे सारे लोगों का कहना है।
वो कह रहे हैं, जैसे आप लोगों आरोप लगा रहे हैं, अभी राहुल गांधी ने कहा कि ये ईवीएम की सेटिंग और मैच फिक्सिंग है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो 400 पार की बात बीजेपी कर रही, कहीं मैच फिक्सिंग है क्या? देश की जनता इस बार तत्पर है और कहीं मैच फिक्सिंग इनका नहीं चलेगा, और मैच फिक्सिंग तो जनता करती है, और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, और इस बार इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी राजनांदगांव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रचार अभियान के दौरान ही उन्होंने चुनाव और प्रदेश के कई मुद्दों पर प्रधान संपादक सुभाष मिश्र से बात की। हम आज जो है विजय शर्मा जी के साथ हैं, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। दरअसल जब हम बहुत सारे चेहरे देख रहे थे राजनीति में, और जब चुनाव होने वाला था, तो एक चेहरा कहीं पोस्टर में नहीं था, वो था विजय शर्मा का, और किसी को ये पता नहीं था कि विजय शर्मा जो है इस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पर जिस तरह से उन्होंने कवर्धा से जीत दर्ज की, और इस समय जो संसदीय क्षेत्र है राजनांदगांव, जो बहुत हाई प्रोफाइल है, जहाँ आज कांग्रेस की बहुत रैली निकली है और यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, वहाँ पर विजय शर्मा जी जो हैं वो भाजपा की तरफ से चुनाव को देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जी कि आज जिस तरह की कांग्रेस की रैली निकली और उन्होंने जिस तरह जीत की बात की है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जन जन को ये जानकारी है कि जिन्होंने शराब का बड़ा घोटाला किया पूरे प्रदेश में, जिन्होंने कोयले के पीछे प्रति टन 25 रुपया की उगाही की, जिन्होंने व्यापारियों को परेशान किया, जिन्होंने महादेव सट्टा ऐप के नाम पर पैसा खाया, जिन्होंने पीएससी का घोटाला किया, ऐसे विभिन्न चीज़ों को करने वाले, दबाव की राजनीति करने वाले और कवर्धा के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले व्यक्ति को एक हाथ में पूरे कवर्धा की कमान देना, इन सारे विषयों को देखते हुए पूरे क्षेत्र में बहुत स्पष्टता के साथ जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और जनता यह भी चाहती है कि भूपेश बघेल यहाँ से विदा हो जाएं, वापस चले जाएं। पहले से ही पाटन की जनता का अपमान करके यहाँ आए हैं, दोबारा यहाँ को इनको कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। विजय जी, यहाँ की अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 8 सीटें हैं उसमें 3 बीजेपी के पास है और 5 कांग्रेस के पास है। तो इनको लग रहा है कि हम जो लोकसभा में उसको रिपीट करेंगे, और आज उनकी रैली में जो नेता बात कर रहे थे, उस गणित को आप किस तरह से देखते हैं? उस गणित को आप सोच कर देख लें कि पिछली बार कितनी बम्पर सरकार इनकी बनी थी विधानसभा में, और उसके ठीक बाद लोकसभा में 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। जब इतनी बड़ी इनकी सरकार बनी थी और भाजपा 9 में से 11 जीत गई, तो भाजपा की इतनी बड़ी सरकार बनी तो 11 में 11 हम जीतेंगे बोल रहे हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं? मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने वाला है भैया, मोदी जी को जनता चुनना चाहती है। जी, आप राज्य के गृह मंत्री, आपने पिछले दिनों ये कहा था कि नक्सलाइट समस्या जो राज्य की है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे। ऐसा आपने एक स्टेटमेंट मैंने आपका पढ़ा था, सुना था, इस बारे में क्या कहना? मैं पूर्ण अपने हृदय से इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी कोई भी हताहत हो उसमें दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए जैसे भी आवश्यकता है हर विषय पर सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि बस्तर के गांव तक बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी पहुंचे। जी, यही सरकार चाहती है, इससे ऊपर तो कोई बात नहीं। तो अगर ये ऐसा रोका जा रहा है तो हम समझना चाहते हैं कि क्यों रोका जा रहा है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। और अगर ऐसा रोका जा रहा है, रोकने वाले चर्चा करें, प्रेम से बात बनेगी, कुछ नहीं तो सख्ती करना पड़ता है। जी, आज ही बीजापुर में 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जी, आज का ये है, 2 दिन पहले वहाँ 6 नक्सलियों के शव और बरामद हुए थे। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जी, मसला ये है कि ये समस्या खत्म होनी चाहिए। क्यों आप विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, ये मसला है। जी, यहाँ पर एक बातचीत आज हम लोग बहुत लोगों से कर रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट को यहाँ पे राजनांदगांव में बार बार भेजा जाता है। जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग बातचीत कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि कोई भी आदमी जो बाहरी वो होता है जिसकी सक्रियता क्षेत्र में नहीं होती कभी। जी, बड़े नेताओं के लिए हो सकता है, मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कहने का कि अगर आपकी सक्रियता ही नहीं है, आपने जनता की सेवा ही नहीं की है, आपने मसलों पर लड़ाई ही नहीं की है, तो फिर कैसे आप अचानक चुनाव लड़ने आ गए? आपका एक बयान जो है बहुत चर्चा में है कि आपने कहा था कि कलेक्टर, एसपी सबकी पत्नियों को पैसा मिलेगा। तो लोग कई जगह आपके बयान को कोट करते हैं कि विजय शर्मा जी ने ऐसा कहा था, पर अब उसमें 70 लाख महिलाओं को ही
ये पैसा मिल रहा है महतारी वंदन का। निस्संदेह ऐसा है। उसके बीच में बहुत सारी बातें हुई जिनको बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है जी। उनको देने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर वो चाहते हैं कि हमको चाहिए है, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो दोस्तों, ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, और जो इस समय राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यालय के सामने जो एक बहुत लोकप्रिय होटल है वहाँ बैठे हुए हैं और अपने साथियों के साथ चाय का स्वाद ले रहे हैं। चलिए हम इनके साथ चाय का आनंद लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। हर बार चुनाव कुछ न कुछ यादें, चर्चा और बातें छोड़ जाती है। इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव ने राजनांदगांव के एक स्थानीय कांग्रेस नेता को सुर्खियों में ला दिया। सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने उन्हें खरी खरी सुना दी। सुरेंद्र दाऊ ने उनके इस गुस्से के पीछे क्या वजह थी, ये एशियन न्यूज को बताया। सुरेंद्र दास वैष्णव जी हैं हमारे साथ। ये जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। पिछले चुनाव में इनको जिम्मेदारी भी कुछ गांव की दी गई थी और ये काम कर रहे थे। अब चूंकि भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, तो जब भूपेश बघेल यहाँ आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, तो उसमें सुरेंद्र जी ने जो है अपने मन की जो कार्यकर्ताओं की का नाराजगी थी, जो भड़ास थी, वो निकाला। और वो वीडियो जो है सुरेंद्र जी ने तो कम वायरल किया, पर बीजेपी के लोगों ने उसको पूरे देश भर में वायरल किया और ये कहा कि भूपेश बघेल जो है उनसे राजनांदगांव के लोग नाराज हैं। तो ऐसे सुरेंद्र जी के साथ हम बैठे। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप वहाँ पे बोल रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, एक बार होता है कि हमारे भीतर कोई गुस्सा होता है और हमारा कोई पहले से कोई प्लान नहीं होता और हमारे मन में आता और हम व्यक्त कर देते हैं। पर चूंकि सार्वजनिक सभा थी और भूपेश बघेल, मैं देख रहा था वो वीडियो कि वो जब आपको कुछ लोग बिठाने के लिए बोले तो भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं, बोलने दो। तो ये क्या गुस्सा थी और ये गुस्सा कहीं आप बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं कि ये गुस्सा जो है कन्वर्ट होके आप पे बीजेपी के लोग डोरा तो नहीं डाल रहे हैं, या आप बीजेपी प्रवेश करने तो नहीं जा रहे? सबसे पहले नमस्कार। आपकी बहुत सारी मैंने 2-3 बातें जो सुनी और उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। पहले तो ये बात था कि वो सार्वजनिक सभा नहीं थी, कार्यकर्ता का मंच था। आप पीछे देखेंगे, आप होर्डिंग देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। मेरा सार्वजनिक से आशा ये होता है कि एक बातचीत होती है कि हम 2 लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, पर जहाँ बहुत सारे लोग हैं वो तो बात वायरल होगी। उसके विषय में बोल देता हूँ। यही बात की तो पीड़ा है ना। कभी इन लोगों ने 1 to 1 बात करने की कोशिश ही नहीं करी 5 साल में। इसी बात की तो पीड़ा थी। तो जब मुझको अपनी बात रखना है तो 5 साल में मेरा नेता कहीं दिखा मुझको, ये और हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन की बात थी तो कार्यकर्ताओं की बात थी, मैंने वहां बात रखी। इसमें मेरे को नहीं लगता कोई नाराजगी होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा सुरेंद्र दास वहां पे मंच से भाषण दे रहा था। मेरे द्वारा इसका वीडियो बना पाना मुश्किल है। दूसरी, उस जगह में पूरे कार्यकर्ता थे। आपने वो भी पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें आपने देखी होगी तो जैसी मुझको मंच पे रोकने की कोशिश की गई, कार्यकर्ताओं ने वोटिंग चालू कर दी कि नहीं, बंद नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है मुझको चाचा आप बोलिए, कोई कह रहा है दाऊ जी को बोलने दो। लोगों ने समर्थन किया, ताली। तो इस बात का इस बात की ओर इशारा करता है कि मेरे अकेले की बात थी, उन सारे 500 लोगों कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी। और मैं अपने मंच पे अगर कोई बात कह रहा हूं, अपने नेता के सामने कह रहा हूं, तो मुझको नहीं लगता कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें हमारे नेता अहंकारी हो गए हैं। इन्होंने 5 साल अपने किसी भी कार्यकर्ता से, मैं तो कह रहा हूं ना, मुझसे तो बात ही नहीं, मुझसे तो 5 साल कोई बात नहीं किया गया, लेकिन मेरी अपने की पीड़ा नहीं थी। मैं तो उन सारे कार्यकर्ताओं की पीड़ा कह रहा हूं, किसी से भी इन्होंने बात करने की कोशिश नहीं करी। और इसका खामियाजा ये हुआ कि आप 75 पार की बात करते थे। भूपेश है तो भरोसा है, आपने भी भरोसे की भी बात करी कि वहां इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो भरोसा तो जनता ने पहले उनका ठुकरा दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस है तो भरोसा है, इन्होंने नारा दिया था कि भूपेश है तो भरोसा है। और आपके भरोसे को प्रदेश की जनता ने पहले ही ठुकरा दिया, 35 सीट में लाके खड़ा कर दिया। अब आप किस भरोसे यहां चुनाव लड़ने आए हैं? पिछले 2 पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं, हम लोग बड़ा संघर्ष करते हैं। 15 साल हम लोगों ने संघर्ष किया। कांग्रेस भाजपा शासनकाल थी, हम लोगों ने संघर्ष किया। राजनांदगांव के हर एक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, राजनांदगांव के हर एक नेताओं ने संघर्ष किया। जब टिकट की बारी आती है
तब आप बाहर से व्यक्ति आके खड़ा कर देते हैं। पिछला चुनाव ऐसा था जब शुक्ला मैडम जी को लाया गया था वहाँ रायपुर से, सारे लोगों ने मन बनाया जैसा भी है, हमको सरकार बनानी, हम सब ने किया। परिणाम जीत और हार लगा रहता, हार गई मैडम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकार बन गई। हमको इस बात का खुशी थी कि चलो हमारी सरकार बन गई। 5 साल आपने कुछ चुनिंदा लोगों को, मैंने ये भी कहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, और भी आपके चैनल में भी कह रहा हूँ, ये प्राइवेट लिमिटेड है इनकी। इनको लगा कि हम 5 लोग मिलके और सारी चीजें जो जैसा करना चाहते कर सकते हैं। मेरा तो दावा है कि बड़े बड़े विधायक इनसे नहीं मिलते थे, इनके मंत्री इनसे नहीं मिल पाते थे, तो हम कार्यकर्ताओं की तो कोई बखत ही नहीं थी। खैर मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि 35 सीट में अगर आप आके सिमट गए हो तो कहीं ना कहीं हम में कुछ कमजोरियां रही होगी, कुछ गलतियां हमने करी होगी कि इतना हम लोगों को कमिटमेंट करने के बाद भी 35 सीट में आके सिमट गए। पर सुरेंद्र जी, जितने सर्वे आ रहे थे और ये भी सब लोगों को ये गलतफहमी थी कि कांग्रेस रिपीट हो रही है। पूरे देश के जो मीडिया या सर्वे करने वाले थे उनको लग रहा था वो बीजेपी की जो तैयारी थी उसको ये भांप नहीं पाए, और मुझे लगता है कि ये इस मुगालते में थे कि हम तो जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, ये एक परसेप्शन सा बन गया था। और मुझे लगता है कि कहीं कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि चूंकि सरकार ने बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है और छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, छत्तीसगढ़ कल्चर को बढ़ावा दे रही है, तो जीत जाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार के साथ साथ जो कार्यकर्ता थे, जो बाकी पदाधिकारी थे, उनको भी ये मुगालता हो गया था कि हम जीत रहे हैं? कार्यकर्ताओं को मुगालता नहीं था, कार्यकर्ताओं को कतई नहीं था। मेरी अगर बात करेंगे तो जिस दिन खैरागढ़ का पहला उपचुनाव हुआ, जिस दिन परिणाम आया था, मैंने उसी दिन, इनसे तो मेरी कभी बातचीत नहीं हुई ना इनसे कभी हम भेंट कर पाते थे, लेकिन हाँ प्रदेश के बड़े नेताओं, जिनसे मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वो बेचारे भी घेरे में आ जाएंगे, लेकिन उनसे मैंने चर्चा करी थी तो उन्होंने इस बात की सहमति व्यक्त करी थी। आप ठीक कह रहे हो, मैंने कहा था ये चुनाव हारे नहीं, जीते नहीं, हम हार चुके हैं, क्योंकि इतना करने के बाद में हम 19-20 हजार वोटों से जीते थे। तो इस बात यही संकेत था। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जब मुझको इस बात का फ्यूचर मुझको दिख रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, जब दिख रहा है तो आप, यही दिक्कत है। 5 साल इनको लगा ऐसा कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और हम तो हवाई जहाज में चलते रहे, इनको जमीन दिखाई नहीं। 5 साल ये दिखाई नहीं, और इनको लगा कि इन कार्यकर्ताओं की कोई जरूरत ही नहीं हमको, हमने तो गांव के लिए ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन मतदाता आज के समय में बहुत जागरूक है। मैं तो गांव में रहता हूं ना, 4 वोट करते हैं, एक पंच, सरपंच, जिला और जनपद के लिए। चारों के कलर अलग अलग होते हैं, जिसमें आपको जिताना है वो आपको जिताएंगे, मुझको जिताना है मुझको जिताएंगे, जिसको हराना है उसमें हराते हैं। तो हर व्यक्ति दूरबीन लेके देखता है आपके कामों को, 5 साल करता है, बोलता कुछ नहीं है। तो अब ये बताइए कि क्या अब भाजपा प्रवेश होने जा रहा है आपका? देखिए, इस प्रकार के प्रोपोगंडा भी ना यही लोग फैलाते हैं। आपने कहा एक वायरल वीडियो, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आज तो विदेश में क्या हो रहा है, 2 मिनट में हमको सारी चीज की जानकारी हो जाती। तो इतना बड़ा अगर कोई हुआ तो लोगों ने उत्साह से उसको वायरल किया। इसमें बीजेपी हो सकता है बीजेपी के लोगों ने भी किया, और मुझको तो जितना आया कांग्रेस के लोगों ने भेजा, मेरे मोबाइल में आज भी है, कांग्रेस के लोगों ने भेजा। अब भाजपा प्रवेश, ये क्या है जो चल रहा है ना, ये अपनी जवाब तो देना इनको। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो राजनांदगांव को मानव मंदिर चौक में बुलाया, मैंने जितनी बात आपकी कही, 5 साल में कितने लोगों साथ मिले, आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं मानव मंदिर चौक में, क्या पाए हमको बात करें। मैं मतदाता हूं ना, एक पढ़ा लिखा मतदाता, वोट देने से पहले अपने नेता के बारे में जाने। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 5 साल ऐसा किया, अब आने वाले 5 साल का आपका क्या है, आप बताएं मुझको। अब ये कहते हैं उसको बात को कि भाजपा से मिला हुआ है, ये सब सारी चीजें। मेरी लड़ाई दूसरी है एक्चुअल में, और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी बात कह रहा हूं। मेरी जो लड़ाई थी ना, वो कार्यकर्ताओं की लड़ाई, मेरी अपनी लड़ाई नहीं, प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी। और वो आधी लड़ाई आपके चैनल में बोल रहा हूँ, आधी लड़ाई मैं जीत चुका हूं। अब आप पूछें कैसे जीत चुका हूं। जो नेता, जिस नेता को, चाहे वो गिरीश देवांगन जी हो चाहे ये हो, जिनको हम लोग रायपुर तक जाते थे, ढूंढते थे, ढूंढने में ये लोग हमको नहीं मिलते थे या दरवाजा बंद कर देते थे, वही नेता जो राजनांदगांव आते थे, कभी आ गए तो कांच का शीशा नहीं खुलता था। जब हार लेके हम लोग जाते थे ना, हार पहनाने इनको जाते थे, कभी ऐसा लग गया मौका तो बोलते थे कि इचिंग खुजली होती है हमको। मेरी आधी लड़ाई इसलिए जीत गया मैं कि वही नेता आज गली गली रोड घूम रहे हैं, और उन्हीं कार्यकर्ताओं के कंधे में हाथ रख के घूम रहे हैं, उनके घर बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मेरी आधी लड़ाई हो चुकी है। मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी,
ये तो चुनाव का कैरेक्टर है नेता का। नेता 5 साल गायब रहता है और जैसे ही चुनाव आता है तो वो गरीब की झोपड़ी में भी दिखता है, वो गले में हाथ डालता है, माला पहनता है, दर दर जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। ये तो पूरे देश के राजनीतिक कैरेक्टर हो गया है। तो मैं दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस कार्यकर्ता को लेकर हम कहते हैं मन से कि हमारा कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, जनता हमारा माई बाप है, अगर हम कहते हैं 5 साल बाद 5 साल हम जीतने के बाद उसको भूल जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी को मैं सुधारना चाहता हूं। तो दोस्तों, कार्यकर्ता की नाराजगी जो नेता दूर करेगा, जो कार्यकर्ताओं से मिलेगा और कार्यकर्ताओं को लगेगा कि ये नेता हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध है, जनता उसको चुनेगी। और अगर कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेगा तो हो सकता है कि कार्यकर्ता के गुस्से का, उसके आक्रोश का शिकार उसको होना पड़े। तो अब देखते हैं कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में जो कार्यकर्ता हैं उसको नेता कैसे मनाते हैं और अपने साथ कैसे जोड़ते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जी थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एशियन न्यूज की तरफ से। राजनांदगांव के पूर्व सांसद प्रदीप गांधी ने इस चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत का दावा करते हुए बताया कि आखिर क्यों यहां पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोलेगा। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो एक चेहरा, एक नाम आता है हमारे जहन में जो हम बहुत अरसे से जानते हैं, जिनका नाम प्रदीप गांधी है। एक पढ़े लिखे नेता जो बहुत मृदुभाषी हैं, जो लोगों से बहुत मिलनसार हैं और जिन्होंने एक अलग छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। चूँकि हम भाजपा कार्यालय में बैठे हैं और प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, यहाँ की सीट जो है उसको बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और संतोष पांडे जी दूसरी बार चुनाव में हैं। तो लोगों को लगता है कि संतोष पांडे जी जो चुनाव मैदान में हैं तो उनके साथ मोदी की गारंटी एक बड़ा फैक्टर है, वरना भूपेश बघेल इतना बड़ा कद है कि यहाँ पे बहुत कश्मकश की स्थिति है। देखिए, उनका कद जरूर बड़ा है, लेकिन इस चुनाव में उनका कद बहुत छोटा हो गया क्योंकि वो चुनाव हार गए। भूपेश की गारंटी पे चुनाव लड़ा गया और भूपेश जी की सरकार इस प्रदेश से हट गई और मोदी की गारंटी में इस प्रदेश में हमने नई सरकार बनाई, जिसमें माननीय विष्णुदेव साय हमारे आदिवासी नेता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में आते ही उन्होंने अपने चुनावी वायदों को पूर्ण किया। तो उस दृष्टि से मैं जब देखता हूं तो संतोष जी इस बार भी भूपेश बघेल के ऊपर भारी पड़ेंगे और अब की बार 400 पार ये मोदी जी का जो हम लोगों ने पूरे कार्यकर्ताओं ने योजना बनाया है, उस हिसाब से राजनांदगांव जिले से संतोष पांडे जी प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। चूँकि भूपेश बघेल जी को पूर्व में, इसके पहले वो रायपुर से लड़े, उसके बाद दुर्ग सीट छोड़ करके वो राजनांदगांव आए, यानी आप देखिए अपने मूल गृह स्थान पर, और वो पाटन में कहते हैं कि राजनांदगांव में जाकर के 300 साढ़े 300 लोग नामांकन भरो, यानी किस तरह की हास्यास्पद बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी ने अपना पराजय स्वीकार कर लिया है। यहाँ से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और संतोष पांडे जी दोबारा संसद के रूप में यहाँ से निर्वाचित होंगे। जी प्रदीप जी, आप तो संसदीय क्षेत्र के ज्ञाता हैं। ये बात बार बार आ रही कि जो ईवीएम मशीन है वो मैनेज हो रही, और ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो। अभी राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के मन से कहा कि ये मैच फिक्सिंग है, और ये कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं आंकड़ा, तो इनको पता है कि ये इन्होंने कुछ सेटिंग की है। देखो, ऐसा है, मैच फिक्सिंग की बात जब आदमी पराजित होता है ना, तब वो अपने पराजय को छिपाने के लिए कुछ ना कुछ आरोप। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी कि नहीं बनी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो ईवीएम तो वही था, निर्वाचन आयोग तो वही ईवीएम से काम करा रहा है। तो ये जो मैच फिक्सिंग है, अपने पराजय को देख करके उस पर पर्दा डालने के लिए ये छद्म रूप से इस तरह की बात कह दो कि कल चल करके हम हाईकमान को कहें कि साहब वो तो ईवीएम की सेटिंग थी। अपनी मतलब अपनी असफलता को छिपाने के लिए एक पर्दा अभी से डाल के रखो कि कल हम ये बता सके कि साहब हम ईवीएम के कारण हारे हैं। ये अपने आप को कमज़ोर करने की साजिश है। मैं तो दोस्तों, मोदी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, और जैसा कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी काम करेगी और राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। तो आने वाला समय जब मतदान और मतगणना होगी तब पता चलेगा। पर बीजेपी का उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है, और उसके कार्यकर्ता जिस तरह उनके कार्यालय में बैठे, जिस तरह उनकी आवाजाही बनी है, और तमाम छोटे बड़े नेता इस तरह जो आ रहे हैं,
तो लगता है कि बीजेपी भी अपनी तैयारी में कहीं कमतर नहीं है। राजनांदगांव की अपनी खास सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन चुनाव के इस दौर में यह राजनीतिक रूप से काफी गर्म है। हमने यहां के राजनीतिक मैदान में एक दिन गुजारकर सियासी ताप आप तक लाने की कोशिश की। इस तरह की कोशिश हमारी दूसरी सीटों से भी होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।